हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत रसायन। तो उसमें मैंने आप लोगों को 2 पार्ट पढ़ा दिया था, ये पार्ट 3rd है। तो पहले अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आइए, नहीं तो पहले उसको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि उसमें फिर हमने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, फिर सेल के बारे में बताया था। सेल तुमको 2 तरह के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, जिसका नाम वोल्टेइक सेल भी था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में। फिर उसके बाद में हम लोग को एक और सेल पढ़ना है विद्युत अपघटनी सेल, जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं जिसको, वो पढ़ना है, वो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि जो है इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ में नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें जो भी दिक्कतें होती हैं सब दूर हो जाएंगी इस क्लास के बाद में। नर्स्ट इक्वेशन आप लोग को नहीं पता होगा क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल इसके क्या होते हैं। फिर साम्य स्थिरांक के बारे में पढ़ना है हम लोग को। फिर हम लोग को पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरह से काम करता है। किसकी तरह? अपचयन विभव की तरह और ऑक्सीकरण विभव की तरह। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले आप लोग व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब, उसको तो जरूर करना है। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन एक तुम्हारी कहां से आती है, देखो पहले सीधे सीधे हम नर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे इधर जो होता है अभिकारक। P का मतलब प्रोडक्ट है और Q का मतलब क्या है? अभिकारक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है तुम्हारा जो उत्पाद बनता है, और Q मतलब क्या होता है? अभिकारक, रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे R लिख देते हैं, R ज़्यादा सही रहेगा, रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारी नर्स्ट इक्वेशन। अभी कहाँ से आई? ये आती है तुम्हारी थर्मोडाइनेमिक्स की इक्वेशन से। कहाँ से आती है? थर्मोडाइनेमिक्स से। तो इसका तुम्हारा डेरिवेशन वगैरह तुमको नहीं करना है, तुमको मेन क्या समझना है, इसका इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे E बराबर क्या है, एक एक चीज इसमें जो जो यूज हुई है उसके बारे में तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस इक्वेशन से हम लोग निकालते क्या है? इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं EMF। क्या निकालते हैं? EMF, या जिसको क्या बोलते हो, विद्युत वाहक बल बोलते हो। विद्युत वाहक बल। किसका विद्युत वाहक बल? सेल का भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रोड का। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है तो उसका भी विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो, और अगर तुमको पूरा सेल दिया है तो उसका भी क्या निकाल सकते हो, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। चाहे सेल का निकाल सकते हो या कोई भी एक इलेक्ट्रोड दिया हो तो उसका भी तुम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। अब इसके अंदर जो जो चीजें यूज हुई उसके बारे में एक एक चीजें तुम लोग को समझ लेना है। ई क्या होता है तुमको बता चुके हैं। ई होता है सेल का या इलेक्ट्रोड का EMF। सेल या इलेक्ट्रोड का EMF। ठीक है, E0 क्या है? E0 तुम्हारा होगा सेल या इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव और नॉर्मल विभव में क्या मतलब, क्या फर्क होता है? देखो मानक में क्या हो जाता है, कुछ कंडीशंस फिक्स कर दी जाती हैं। मानक के अंदर क्या कंडीशन फिक्स हो जाती है? मानक के अंदर दिक्कत ये हो जाती है, दिक्कत क्या मतलब, क्या कंडीशन फिक्स हो जाती है? जैसे अगर कोई आयन है, क्या है? आयन है, तो उसकी जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर लेंगे। क्या लेंगे? 1 मोलर लेंगे आयन की सांद्रता। अगर मान लो कोई गैस है, तो गैस के लिए तो प्रेशर की बात करते हो, गैस के लिए P बराबर क्या लोगे? गैस अगर है तो उसके लिए P बराबर लोगे 1 atm। ठीक है, और टेम्परेचर भी फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर कितना कर देते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अगर कोई मानक इलेक्ट्रोड विभव है या मानक कभी भी इलेक्ट्रोड विभव की बात होगी तो ये कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती है, उसके लिए हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो तुम्हारे में और यहाँ पे और कौन सी चीज यूज हुई है, और यूज हुई है इसमें से आर तो जानते हो क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या हो जाता है? गैस नियतांक। गैस कांस्टेंट। ठीक है, एन क्या होता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। स्थानांतरित की स्पेलिंग गलत है लेकिन समझ लेना। इनका मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तुमको हमने लिखना सिखाया था ना, अगर कोई सेल बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के उधर गए हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं पूरी इक्वेशन में, उसी को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। अभी सवाल कराएंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और क्या है? एफ। एफ का मतलब 1 मोल पर
1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। एफ की वैल्यू तो जानते ही होगे तुम लोग क्या होता है, 96,500 कूलम होता है लगभग। होता तो 96,487 है, लेकिन एग्जैक्टली लगभग क्या मान लेते हैं हम लोग, 96,500 कूलम। बाकी पी तुमको पता है क्या है, पी तुम्हारा है उत्पाद की सांद्रता। आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता। अच्छा, इसी P अपॉन Q को एक नाम दे देते हैं Q, स्थिरांक बोल देते हैं Q। ये P अपॉन जो R लिखा है इसी को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट Q बोल देते हैं। बात समझ में आई, आ गई होगी समझ में। अच्छा, जैसे एक चीज और समझा देते हैं, जैसे इक्वेशन लिखिए 3A से बन रहा है तुम्हारा 2B। अब इसके बारे में ये इक्वेशन लिखनी है, तो इसके लिए बाकी यहाँ तक तो चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन ये चीज़ लिखी जाएगी सांद्रता वाली चीज़, जिसमें प्रोडक्ट आ रहा है और रिएक्टेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q बराबर तुम लिखोगे लॉग, जैसे मान लो ये Q बराबर लिखना है, तो इसको अगर लिखना चाहो ये वाली चीज़, सिर्फ इतना पार्ट देखो क्या लिखोगे, लॉग ये P है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, B है तुम्हारा। तो यहाँ पे B के साथ में जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, जो भी नंबर लिखा है उसको उसकी पावर में लिख दोगे। आए बस समझ में, यहाँ पे A है तो A के साथ में जो भी नंबर लिखोगे उसकी पावर में लिख दोगे। इस बात का तुमको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पूरी तुम्हारी नर्स्ट इक्वेशन थी, इसको तुमको क्या करना है, समझना है अच्छे से। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, जहाँ पे E क्या है, EMF है किसका, सेल का, या जो भी इलेक्ट्रोड दिया जाएगा उसका। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक का मतलब जानते हो, अगर आयंस दिया है तो मोलरता 1 होगी, मोलर गैस दिया हो तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 atm होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया। ठीक है, अगर मान लो उसमें R क्या है, गैस कांस्टेंट है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, F क्या है, एक फैराडे आवेश जिसको बोलते हैं 96,500 कूलम, P क्या है, उत्पाद की सांद्रता, और R क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता, मतलब अभिकारक की सांद्रता। अगर इस तरह से इक्वेशन तुमको दी गई है तो यहाँ पे तुम कभी भी जब ये चीज लिखोगे लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे B है, लेकिन इसके साथ में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर लगा देना। अगर यहाँ पे A लिखा है तो A के साथ में नंबर 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसकी पावर 3 कर दी। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट कर लो। अभी तुमको ये वाली इक्वेशन याद नहीं रखनी, क्योंकि अभी हम ये सब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे E0 की जगह तो E0 ही रहेगा, R की जगह पे हम रख देंगे 8.314। ठीक है, फिर T की जगह पे क्या रख दोगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर जो F मतलब केल्विन में रखोगे, और F की जगह 96,500 रख दोगे। तो ये सब चीजें ज्यादातर तुमको कभी भी सवाल देगा, तुमसे कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। जब 25 डिग्री सेल्सियस पर ही तुमको सवाल देगा तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 25 रख दो, ये पहले से ही रख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू भी रखे दे रहे हैं, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, सबकी वैल्यू फिक्स होती है, जो भी चीज आएगी उसको हम पूरा लिख देंगे। तो जो इक्वेशन आएगी वो याद रखना है बार बार, फिर तुमको R की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर की वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, और जो F की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, N तो रखना पड़ेगा, वो तो इक्वेशन देखोगे तभी समझ में आएगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद में वैल्यू लिखते हैं, इतना मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक की, फिर ये लिखा रहने देते हैं ताकि समझ में आएगा तुमको। फिर अब देखो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं सारी वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे टाइम रख दोगे कितना, 25 में अगर केल्विन में रखना चाहो, 25 में तुम जोड़ोगे 273, तो 298 केल्विन रख दोगे तुम। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है, ये रख दिया, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, ये मोल में रहेगा ही। एफ की वैल्यू तुमको क्या रखनी है, 96,500 कूलम, बस यही चीज़ तो रखने वाली है, सारी वैल्यू रख देते हैं। चलो, तो सारी वैल्यू जब रखोगे तो E बराबर आएगा फॉर्मूला E0 माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाइज 298 अपॉन में रखोगे N, और F की रखोगे 96,500 लॉग Q लिखे दे रहे। Q का मतलब समझ रहे ना, ये चीज होता है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने लॉग के नीचे नंबर नहीं लिखा है, लॉग 10 जब भी लिखा हो तो चाहे अगर यहाँ पे तुम कुछ नहीं लिखोगे तो ये माना जाएगा कि वो लॉग क्या है, 10 है। ठीक है, तो इतना लिखोगे तो तुम देखोगे कि सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आता है E बराबर वो आता है E0 माइनस 0.059 अपॉन में N लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन में रिएक्टेंट की सांद्रता। ये वाली इक्वेशन तुमको क्या करनी है, याद रखनी है। ये इक्वेशन किस पर है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो तुमको सवाल देगा तो 25 डिग्री सेल्सियस ही सवाल देगा, तो ये वाली इक्वेशन तुमको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू 0.059 आती है इसको सॉल्व करने के बाद में, तो ये इक्वेशन तुमको क्या करनी है, याद करनी है। अब हम लोग करते हैं सवाल, देखते हैं तुम्हारी बुक कई सवाल देते हैं।
अब तुमको देखो सवाल ऐसा दिया है, ये एक तरह से तुमको ये सेल का निरूपण दे दिया गया है। तो एक तरह से सेल क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रोड है। सेल होता तो यहाँ पे डबल लगा होता और वहां पे ऑक्सीकरण भी होता है। यहाँ पे सिर्फ अपचयन वाला पार्ट दिया है, आयरन दिया है 2+ में, 2+ से क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ अपचयन, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोड दिया है तुमको, वो भी अपचयन। और तुमको क्या दिया है E0 दिया है, आयरन का मानक अपचयन विभव दिया है -0.45। तुमको ई निकालना है, क्या निकालना है ई। तो यहाँ पे भी अपचयन ही आता है, ई तुमको निकालना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर कहा है, हमेशा तुमसे 25 डिग्री सेल्सियस ही कहा जाएगा। तो फॉर्मूला तुमको पता है क्या लगाना है, E0 -0.059 अपॉन में n लॉग ऊपर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पहले लिखना है तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या लिखोगे, Fe2+ है, क्या है Fe2+, ये होगा एक्वस सॉल्यूशन में, जाहिर सी बात है। इसमें क्या करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तभी तो जाके ये Fe बनेगा। अरे जाहिर सी बात है, 2+ से 0 हो रहा है, प्लस चार्ज 0 में कब बदलेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के ये क्या बन जाएगा, Fe सॉलिड बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में देखो राइट साइड में क्या है तुम्हारा, Fe है, तो सीधी सी बात है ऊपर Fe लिख दो प्रोडक्ट में, Fe की सांद्रता मतलब, और नीचे क्या है Fe2+ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Fe2+ की सांद्रता। बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा इक्वेशन। अब वैल्यू रखना है, कुछ भी नहीं करना है। E0, अब देखो सारी जो भी तुम निकालोगे यहाँ पे तुमसे E निकालना होगा, वो हमने बताया था पहले, अपचयन विभव ही तुमसे सवाल में पूछा गया, कुछ नहीं पूछा जाए तो अपचयन विभव ही लिखो, ठीक है। बात समझ में आ गई। Fe2+ से Fe निकालना है, तो दिया भी तुमको Fe2+ से Fe होना चाहिए, दिया भी है। इसकी जगह पे रख देना है तुमको -0.45 रख दिया, -0.059 अपॉन में n, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अपॉन में 2 लिख दिया तुमने, लॉग वैल्यू रखो जरा Fe। अच्छा इसकी सांद्रता दी है तुमको, नहीं दी है सांद्रता इसकी। देखो कभी भी कोई भी चीज सॉलिड में हो, ये हम तुमको पहले ही बता चुके हैं क्लास फर्स्ट में, अगर वहां नहीं समझ में आया तो यहां समझ लो। कोई भी चीज अगर सेल वाली इक्वेशन में सॉलिड में होगी, जाहिर सी बात है, ये आयन था, आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये Fe तो सॉलिड ही बनेगा ना। सॉलिड की सांद्रता हमेशा तुमको क्या लेनी है, 1 मोलर लेनी है, क्या लेनी है, हमेशा 1 मोलर लेनी है। तो यहाँ पे 1 लिख देना, अपॉन में इसकी सांद्रता तो आयंस की दी है तुमको सवाल में, कितनी दी है 0.01, 0.01, ठीक है। चलो रखते हैं आगे, -0.45 -0.059 अपॉन में 2 लॉग। अच्छा ये देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेगा, है ना। तो ये 10 की घात क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे 10 या लॉग कुछ नहीं लिखा है तो लॉग 10 लिखा है, ठीक है। कभी भी अगर लॉग के आगे जो नंबर लिखा होता है उसके ऊपर कोई पावर लगी हो तो पावर उठ के कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, क्या आ जाती है, पहले। ये लॉग का रूल है, -0.059 अपॉन में 2, ये पावर उठ के यहाँ पे आ जाएगी लॉग के पहले, और ये क्या बचेगा, log 10/10, ठीक है। इधर आ जाओ, -0.45 -0.059 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा ये log 10/10 की वैल्यू क्या होती है, log का मतलब समझते हो, जो नंबर नीचे लिखा होता है इसकी हम पावर क्या करें कि जो नंबर आ जाए आगे, तो 10 की पावर 1 करोगे 10 आ जाएगा। log 10/10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रख लो। तो ये 1 हो गया, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 0.45, सही तो है, हाँ, माइनस का 0.45, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 0.059। तो अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ दो इसको, 0.45 और ये क्या है 0.059, 9 5 5 10 के 0 हासिल आया, एक 0.509 आएगा वोल्ट में। तो ये है तुम्हारा क्या सवाल, इस तरह से पेपर में सवाल आते हैं, नोट कर लो इसको। अच्छा देखो अब ये सवाल में तुमको ई सेल निकालना है। सेल के लिए भी तुमने ई निकाल सकते हो और इलेक्ट्रोड के लिए भी निकाल सकते हो। पिछले वाले सवाल में सिर्फ एक इलेक्ट्रोड दिया था तो तुमने क्या निकाला, सेल का इलेक्ट्रोड का तुमने क्या निकाल दिया, ई निकाल दिया, विद्युत वाहक बल निकाल दिया। अब तुमको पूरे सेल की इक्वेशन दी है, मतलब निरूपित करके दिया गया है कि पूरा सेल दे दिया गया है। अब तुमको ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, बस वहां पे जहां इलेक्ट्रोड आ रहा था अब क्या आएगा, सेल के बारे में सब कुछ आएगा। देखो सबसे पहला काम क्या क्या करो, पूरी इक्वेशन लिख दिया करो। देखो सबसे पहले एनोड क्या है, ये एनोड है,
यहाँ से बढ़ रहा है प्लस और यहाँ से +2 से 0 हो जा रहा है। तो पहले इक्वेशन लिखो पूरे सेल की। तो पूरे सेल की इक्वेशन लिखने के लिए पहले तुमको एनोड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो एनोड पे कौन चीज़ है, देखो पहले एनोड पे Cr है, तो Cr से Cr3+ जा रहा है, तो ये सॉलिड रहा होगा। इसमें जो है 3 प्लस जुड़ेंगे तभी 3 प्लस निकलेंगे, तभी तो 3 प्लस बनेगा। यहाँ पे Cr यहाँ पे अभी 0 है, 0 से 3 प्लस कब बनेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे। तो यहाँ पे बना होगा Cr3+, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ठीक है। अच्छा कैथोड की बात आओ, कैथोड पे कहानी क्या हुई। कैथोड पे कहानी इलेक्ट्रॉन आते हैं, Fe2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन आके Fe बन गया होगा, तो Fe2+ होगा, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तो ये क्या बन गया होगा, Fe सॉलिड बन गया होगा। ठीक है, ये हो गई एनोड की इक्वेशन, ये हो गई कैथोड की इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी बन जाएगी, सेल की इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखो इक्वेशन तभी जुड़ती हैं पूरी जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जुड़े हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इक्वेशन तभी तुम लिख पाओगे। फाइनल इक्वेशन में, सेल की फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 हैं, तो अगर ये वाली इक्वेशन में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन राइट में, कैंसिल हो गए। चलो लिखते हैं आप सेल की इक्वेशन पूरे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 Cr, वो भी सॉलिड का। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड क्या है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा Fe2+, एक्वस सॉल्यूशन में। बस खत्म हो गया लेफ्ट साइड वाली चीज। राइट साइड में आऊँ, राइट साइड में क्या है, 2 को Cr3+ से, और देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड की चीज़ लिख रहे हो तो इधर 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी आएगा साथ में। राइट साइड में आऊँ, राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 2Cr3+ एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और प्लस ये 3 Fe है, 3 Fe सॉलिड में, और प्लस 2 ताई 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गई। ये वाली जो इक्वेशन आई तुम्हारी, यही तुम्हारी इक्वेशन कौन सी हुई, सेल की इक्वेशन हो गई। अब इस सेल की इक्वेशन में सारी चीज़ें दी हैं तुमको। देखो जो भी आयंस हैं उसकी सांद्रता तुमको दी जाएगी, आयंस की सांद्रता दी गई है, लेकिन इसकी जो सॉलिड वाली चीज़ की सांद्रता होती है इसको नहीं देते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, 1 मोलर ही मान लेते हैं। ठीक है, अब तुमको सबसे पहले एक चीज़ और निकालना है, E0 सेल निकालना है। देखो E0 अलग अलग दिया है, इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग है ना, एक है एनोड ये, और ये क्या है, कैथोड। तो एनोड का E0 सेल अलग दिया है, देखो अपचयन विभव ही दिया है, देखो प्लस से 0 आ रहे हैं तो मतलब अपचयन विभव दिया है, यहाँ भी प्लस से 0 आ रहे हैं तो अपचयन विभव ही देखा करो। अगर अपचयन विभव ही वो दिया होना चाहिए तो आसानी होती है निकालने में, बता चुके हैं। तो E0 सेल कैसे निकालोगे, E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही तो होता है ना। तो E0 कैथोड, कैथोड कौन है, देखो जरा यहाँ पे इन दोनों में कैथोड कौन है, जो जहाँ पे अपचयन हो रहा है ये कैथोड है। तो कैथोड वाला कितना दिया है, माइनस का 0.45, माइनस का 0.45, माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है, ये है +3 से 0 से +3, क्या है मतलब एनोड, मतलब ये है, दिया रहेगा अपचयन विभव ही, लेकिन है तो ये एनोड ना Cr, दिया पे यहाँ पे अपचयन विभव है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। Cr से Cr3+, ये देखो तुम दिया रहेगा अपचयन विभव वो, बस तुमको लिखना है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एनोड कौन है, Cr है, तो माइनस का 0.75 है, माइनस का 0.75। ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये वाला माइनस तो खुद में भी एनोड था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ, तो माइनस का 0.45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.75, तो मतलब एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो 0.30 वोल्ट आ गया। ये क्या आया, E0 सेल। तो बात समझ में आ गई। तो E0 सेल का फॉर्मूला तुमको पता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या E सेल बराबर भी पता है E कैथोड माइनस E एनोड। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, देखो माइनस का 0.45 बड़ा है और माइनस का 0.75 छोटा है, तो ज्यादा वाले में से ही कम वाला हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब तुमको वैल्यू रखना है बस, n की वैल्यू भी पता चल गई तुमको, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बताओगे जरा। यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन उसको भूल जाओ, सेल वाली इक्वेशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। वैल्यू रख दो, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग, अब यहाँ पे लॉग में कौन है, यहाँ पे Cr है ना एक्वस सॉल्यूशन में, Cr3+ की सांद्रता, लेकिन Cr3+ से पहले एक चीज लगी है क्या, 2, तो इसका क्या करोगे, पावर 2 कर दोगे। अपॉन में इधर आओ, इधर Fe2+ है तो Fe2+ लिखो,
इसकी सांद्रता, लेकिन Fe2+ के पहले भी कुछ लगा होगा नंबर 3, तो 3 कर दो। बाकी तुमको सॉलिड वाली चीज़ें नहीं लिखनी है, बता चुके हैं लॉग के आगे जो सांद्रता लिखनी है वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन वाली सांद्रता लिखनी है, या अगर गैस है तो गैस की सांद्रता प्रेशर में होगी वो दिखना है। सॉलिड वाली चीज़ की सांद्रता तुमको क्या रखनी है, 1 मोल रखनी है, 1 मोलर रखनी है। अब सारी चीज़ें यहाँ पर रख दो। E0 सेल तुम निकाल ही चुके हो, 0.3 माइनस 0.059 अपॉन में n की जगह क्या रखोगे 6 लॉग Cr3+ की सांद्रता कितनी दी है देखो 0.1, कितनी दी है 0.1, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। Cr3+, यहाँ पे Fe के ऊपर 3 है तो यहाँ Fe से पहले तो यहाँ पे पावर 3 आएगी। और Fe की सांद्रता कितनी दी है तुमको, Fe की सांद्रता दी है 0.01, 0.01, इसकी पावर क्या करनी है 3 कर देनी है। ठीक है चलो करते हैं। ये है 0.3 माइनस 0.059 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई लॉग। अच्छा एक चीज़ करते हैं, ये जो पॉइंट पॉइंट में लिखा है इसको हम लोग पावर में 10 की बदल देते हैं तो आसानी होगी सॉल्व करने में। कैसे होगी देखो 0.1 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, अपॉन में ये 0.01 है तो 10 की पावर -2 लिख सकते हो इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर -2 का क्या होता है मतलब 10 की पावर -2 का मतलब वो यहाँ पे होगा 10 की पावर -2 मतलब 1/10 की पावर 2, 1/100 मतलब 0.01, तो वही तो बात हुई। तो 10 की पावर इसको -2 लिख सकते हैं, इसका क्या करना है क्यूब कर देना है। ठीक है चलो और सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया 0.3 माइनस 0.059 अपॉन में 6 लॉग 10 की पावर -1 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का क्यूब करोगे 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो -2 से यहाँ से हट जाएगा 10 की पावर -4 बचेगा। क्या बचेगा 10 की पावर -4। अब देखो क्या होगा, ये है तुम्हारा 0.3 माइनस 0.059 अपॉन में 6, ये लॉग है और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। और अभी हम बता चुके हैं लॉग के आगे अगर कोई नंबर है उसके ऊपर जो भी पावर लगी होगी वो कहाँ आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो 0.3 माइनस 0.059 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 4, और ये लॉग 10 बचेगा। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। चलो सॉल्व करते हैं। 0.3 माइनस, अभी देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो यहाँ पे बचा 0.059 अपॉन में 3 बचा ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको 3 से इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.9 बचेगा माइनस 0.059 अपॉन में 3, तो माइनस कर लो। 0.9 है उसके आगे जितने जीरो लगाना चाहो लगा लो, और ये 0.059 है। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 8 बचा, 0.841 अपॉन में 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, 2 3 8 24। अब यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा हाई है तो यहाँ पे बस इतना ही लिख दो, 0.28 काफ़ी है 2 नंबर तक की। तो यहाँ पे ई सेल जो तुम्हारा आया है वो आया है 0.28 वोल्ट। तो ये है तुम्हारा आंसर। कैलकुलेशन हाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए अगर पॉइंट में वैल्यू दी है 0.001 करके तो उसको 10 की पावर में बदल दोगे तो क्या होगा, आसानी होगी। मेन चीज़ तो कहाँ तक थी, यहाँ तक की थी खाली तुम्हारे पास में। उसके बाद में तो तुम्हारा ये क्या है, ये तो तुम्हारी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आसान होनी ही चाहिए तुम्हारी। कैलकुलेशन के लिए हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ाया है, एक ही चैप्टर पढ़ाया है, उसमें पहले ही वाले चैप्टर में कैलकुलेशन तुमको अच्छे से समझाया है। वो अगर देख लोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो E0 सेल के बारे में सबसे पहले तुमको क्या दिया जाएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया तुमको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला समझ में आ गया तो पहले इक्वेशन जो दी होती है, ये सेल का निरूपण दिया है तो पहले सेल की इक्वेशन लिखो। कैथोड कौन है, 0 से +3, तो ये एनोड है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीकरण संख्या। ये +2 से 0 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या, ये एनोड है। तो तुमको पता भी है लेफ्ट वाला कैथोड होता है, राइट वाला क्या होता है, एनोड। इक्वेशन लिखोगे एनोड की, Cr से Cr3+ हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैथोड की लिखोगे Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो Fe बन गया। ठीक है, आयंस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं और जो नंबर वो सॉलिड होता है वो तो तुमको दिख ही जाएगा साफ साफ। अब देखो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है और सेल की इक्वेशन बनाना है। सेल की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों तरफ जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और ये आ गई तुम्हारे पास में इक्वेशन सेल की। अब सेल की इक्वेशन लिखोगे तो लॉग के आगे जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में यहाँ पे सिर्फ आयंस लिखना है, Cr3+ की सांद्रता, उसके आगे जो नंबर होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे जब
Fe2+ की प्रोडक्ट नीचे का रिएक्टेंट की सांद्रता लिखोगे तो उसके ऊपर में जो नंबर लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने, n की जगह 6 रखा। अब यहाँ पे पॉइंट में नंबर लिखा था तो हमने 10 की पावर में कर दिया, तो कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई और आंसर 0.28 आ गया। तो तुमने देखा कि ईएमएफ चाहे सेल का निकालना हो चाहे किसका निकालना हो, इलेक्ट्रोड का, नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन विभव जानने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, आता है काफी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कहीं कहीं पे क्यूसी या केसी से दिखाते हैं, केसी से ही दिखाते हैं शायद, क्यूसी या केसी देख लेना जो भी बुक में लिखा हो तुम्हारी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, देखो जब सेल का विभव शून्य हो, जब सेल का विभव क्या हो, ई बराबर 0 हो, तभी ये चीज क्या आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। अब तुमको जब सेल का विभव 0 होता है तब कहानी क्या होगी, देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन होती है ई बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन में n, यही होती है ना, उसके बाद में log, ठीक है। अब यहाँ पे Q होता है, क्या होता है Q, तो वही मतलब प्रोडक्ट ऊपर और नीचे जो है जो रिएक्टेंट उसी को क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे E बराबर 0 कर दो, 0 कर दोगे तो यहाँ पे E0 हो जाएगा, ये माइनस 0.059 अपॉन में n, इसी को क्या बोल देते हैं, log Kc, जो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। इसी को जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम की बात होती है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, विभव शून्य हो जाता है, विभव शून्य हो जाता है तो इसी Q को हम लोग Kc बोलते हैं, साम्य स्थिरांक बोल देते हैं। ये पूरी चीज माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 0.059 अपॉन में n log Kc बराबर E0, सही है ना। अब यहाँ से log Kc बराबर क्या होगा, log Kc बराबर हो जाएगा, n को e में मल्टीप्लाई करोगे n E0, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 0.059। तो ये तुम्हारा जो Kc है यही क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है। तो यहाँ से Kc की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो ये है तुम्हारा साम्य स्थिरांक। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सवाल कभी आएगा तो अब इसके आगे करा देंगे। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मानक हाइड्रोजन विभव, वो क्या होता है। देखो अब देखो हम लोग को समझना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। सबसे पहले समझ लो ये एक तरह से गैस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, गैस इलेक्ट्रोड। यह एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। अभी तक कि तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, एक छड़, इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं, रॉड बनाते हैं ना, किसी विद्युत अपघट में डुबोते हैं उसको, इलेक्ट्रोड की रॉड को, लेकिन वो तो ठोस होगी ना, तभी तो रॉड को डुबोगे। तो यहाँ पे तो गैस है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन तो गैस होता है, ठोस तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो रॉड होती है, रॉड की जगह हम प्लेटिनम की रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेटिनम। इसमें इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होता है। तीसरी चीज, यह कैथोड तथा एनोड दोनों का कार्य करता है। जब कैथोड और एनोड दोनों का काम कर रहा है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक का मतलब जानते ही हो तुम लोग क्या होता है, मोलरता क्या है, 1। तो E0 अगर हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम करेगा तो H0 से क्या हो जाएगा, H+ आयन में बदलेगा। तो कैथोड का मतलब ही एनोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एनोड का मतलब क्या हुआ, 0 से प्लस, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ये वो भी 0 होता है इसका। O0 लगा, E0 लगा है तो मतलब मानक अपचयन विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव भी 0 है इसका। और मानक अपचयन विभव जब H+ से H2 बनेगा तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे ऑक्सीकरण विभव हो मानक वाला, चाहे अपचयन विभव हो, दोनों ही क्या होता है, 0। वो बनाते हैं, तुम्हारा डायग्राम तब समझ में आएगा। जैसे मान लो इस तरह से होता है, ये कोई बर्तन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा मान लो, तुमको बताया भी हमने कि जो है यहाँ पे एक जो रॉड लगी होती है, तार लगा होता है वायर का, वो किसका लेते हैं, प्लेटिनम का। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ठोस हमको लेना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघट के अंदर, उसके अंदर एक तुम क्या रॉड डुबोते हो ना, तो जब यहाँ हाइड्रोजन का रॉड है तो क्या हाइड्रोजन का रॉड तो बना नहीं पाओगे ठोस, तो उसमें इस्तेमाल क्या होगा, प्लेटिनम का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, प्लेटिनम का। और इस तरह से तुम्हारा बॉक्स टाइप का यहाँ पे बंद होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए ना।
ठीक, ये प्लेटिनम का तार बाहर निकला रहेगा इससे। और ये क्या है, यहाँ पे प्लेटिनम की एक थोड़ी सी प्लेट भी रहती है। क्या रहती है? प्लेटिनम की एक प्लेट लगी होती है। और यहाँ से तुम हाइड्रोजन गैस भेजोगे अंदर। यहाँ से क्या भेजोगे? H2 गैस अंदर भेजोगे। और मानक की बात है तो जाहिर सी बात है, जब गैस है, गैस के लिए अगर अगर तो कोई आयन है, आयन अगर माइनस में वो उसमें है, मानक में है, तो 1 मोलर होता है उसकी सांद्रता। लेकिन अगर कोई गैस मानक है तो उसको क्या लेते हैं सांद्रता? 1 ATM लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रेशर होता है ना गैस के लिए, तो 1 ATM। तो हाइड्रोजन गैस 1 ATM प्रेशर पर अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इस तरह से रहेगी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और यहाँ पे जो विद्युत अपघट्ट यूज होता है, जाहिर सी बात है ऐसा विद्युत अपघट्ट लोगे तो जिस आयन का तुम्हारा इलेक्ट्रोड होता है उसी आयन का विद्युत अपघट्ट भी होता है। तो H हाइड्रोजन गैस है तो ऐसा इलेक्ट्रोड लो जिसमें जो है तुम्हारा क्या हो? H+ आयन हो। क्या हो? H+ आयन। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो तुम्हारा जो वो होता है HCl होता है। कौन होता है? विद्युत अपघट्ट क्या होता है? HCl होता है, ताकि वो किसमें टूट जाए? H+ आयन्स में। और किसमें टूट जाए? Cl- आयन में। तो H+ से H2 में और H2 से H+ में चीजें क्या हो सकती हैं? बदल सकती हैं। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ये है तुम्हारा मानक हाइड्रोजन विभव। अगर देखो ये दोनों की तरह काम करता है, हमने बताया कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा? कैथोड। कैथोड पे तो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। मतलब इलेक्ट्रॉन लेके वो चीज क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है। तो जैसे मान लो H+ आयन तो यहाँ मौजूद ही रहेगा, H+ आयन। और ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करना चाहो, बैलेंस कर लो, 2H+ ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो H2 क्या बन जाएगा? गैस। देखो यहाँ से साम्य स्थापित हो गया ना, यहाँ से आयन से किस में बन गया? गैस में बन गया। ये एक सॉल्यूशन में होगा। अगर मान लो ये वाला जो मानक हाइड्रोजन विभव है, ये तुम किसकी तरह काम कर रहे हो? ये उसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकरण की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीकरण की तरह काम कर रहा है। जहाँ पे ऑक्सी कारक है, मतलब कैथोड हो गया और एक एनोड की तरह काम कर रहा है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है ना, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन लेके उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण कैसे होगा? 0 है यहाँ पे, मान लो ये गैस है, भी किस फॉर्म में है? H2 गैस के फॉर्म में है। तो गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये, तो H+ अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। बैलेंस करना है तो यहाँ 2H+ लिख दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। ये हो गया तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह। तो 0 से देखो वो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 1 से क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये जो मानक हाइड्रोजन विभव है ये तुम्हारा कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। अब जाहिर सी बात है ये है तुम्हारा, तो ये तो मानक विभव है। किसकी तरह है? मानक है। मानक है तो सबकी सांद्रता फिक्स है। 1 ATM अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूशन 1 ATM होगा, सॉरी 1 मोलरता होगा। और अगर कोई गैस है तो उसका 1 ATM होगा। बाकी अगर मानक की बात नहीं करोगे तो अलग अलग भी हो सकती है सांद्रताएं। आयंस की सांद्रता 1 मोलर से अलग हो सकती है और गैस की सांद्रता क्या हो जा सकती है? 1 ATM से भी अलग हो सकती है। तो हम मानक की बात कर रहे हैं। मानक में जो है जो आयंस होते हैं उसकी सांद्रता 1 मोलर लेते हैं और गैस की सांद्रता क्या लेते हैं? 1 ATM। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसको हम लोग बोलते हैं मानक हाइड्रोजन विभव। इसका काम क्या होता है? देखो हमने तुमको बताया हर चीज का क्या होता है? मानक विभव फिक्स है ना। हर चीज का मानक विभव क्या है? फिक्स है। जैसे कॉपर का मानक विभव फिक्स है, आयन का मानक अपचयन विभव फिक्स है, सब चीज का मानक अपचयन विभव फिक्स है। तो मानक अपचयन विभव किसी न किसी चीज के रेस्पेक्ट में लिया गया होगा ना, किसी न किसी चीज के सापेक्ष में। तो एक तरह से ये सापेक्ष, ये जो काम करता है ये सापेक्ष इलेक्ट्रोड होता है। यह एक सापेक्ष इलेक्ट्रोड है। सापेक्ष इलेक्ट्रोड है। सापेक्ष का मतलब सारे जो इलेक्ट्रोड नापे गए हैं, सारे जो अपचयन विभव नापे गए हैं वो इसके साथ में ही, इसके रेस्पेक्ट में ही नापे गए हैं। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके विभव में ही सारे नापे गए हैं। तभी तुमको पता चलता है कि कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या है, आयरन का मानक अपचयन विभव क्या है, या किसी और भी धातु का मानक अपचयन विभव क्या है। देखो विभव तो डिफाइन होता ही नहीं है ना, होता तो विभवांतर है। दो चीजों के बीच में ही तो विभवांतर निकालते हो। तो तुमने कैसे बता दिया फिर विभव? विभव तो एक पॉइंट का होता है ना, तो किसी के रेस्पेक्ट में नापा होगा। तो इसका तो मानक अपचयन विभव हमने बता दिया 0 होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी विभवांतर आएगा वो उसी वाले का विभव होगा। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब कि जो ये अपचयन विभव है तुम्हारा, सारे अपचयन विभव किसके रेस्पेक्ट में नापे जाते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में नापे जाते हैं। उसी से नाप के अगर जैसे मान लो कि तुमको निकालना है कि आयरन का मानक अपचयन विभव निकालना है, आयरन का क्या निकालना है तुमको? मानक अपचयन विभव। तो ये किसकी तरह काम करेगा? अगर मान लो अपचयन की तरह अपचयन विभव निकालना है उसका, तो वो अपचयन की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे किसका? इलेक्ट्रोड।
आयरन का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, किसका ले लेंगे, आयरन का, और यहाँ पे वैद्युत अपघट्य भर देंगे कुछ, और इन दोनों को क्या करा देंगे, आपस में कनेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा विभव आएगा, सॉरी यहाँ पे जो विभव वो लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे, मतलब विभव मापी ना लगा देंगे, जिससे क्या नापते हैं हम लोग, वोल्टेज नापते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी विभव आएगा वो किसका आएगा, आयरन का, क्योंकि इसका तो विभव 0 होता है, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो। तो इसका हमको पता चल जाएगा, किसका, आयरन का मानक अपचयन विभव। इसकी सांद्रता क्या ले लेंगे, इसके कंसंट्रेशन की 1 मोलर ले लेंगे। फिर उसके बाद मान लो कॉपर का नापना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसकी जगह पे कॉपर का जोड़ दो, ये यहाँ पे इसका कॉपर जोड़ दो, और यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य लो वो भी किसका ले लो, कॉपर का ले लो। ठीक है, तो अब जो विभव आएगा वो यहाँ पे वो किसका आएगा, कॉपर का मानक विभव आ जाएगा। इस तरह से सारी धातुओं का मानक विभव क्या किया गया है, निकाला गया है। तो अगले चैप्टर में, सॉरी अगले क्लास में हम तुम लोग को यही समझाएंगे कि जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें सबके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में एक पूरी सीरीज बताई गई है, जिससे तुमको पता चल पाएगा कि कौन सा धातु, अगर तुमको कोई 2 धातु दे दिए जाए तो तुम पता लगा सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण अच्छा होगा और किसका अपचयन अच्छा होगा। मतलब कौन अच्छे से तुम्हारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड कौन अच्छा बनेगा, मतलब कौन एनोड ज्यादा सही रहेगा और कौन कैथोड ज्यादा सही रहेगा। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा विद्युत रासायनिक स्टडी, जो कि हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितने भी बटन दिख रहे हैं डिसलाइक छोड़ के बाकी सारे बटन क्या कर देने हैं, दबा देने हैं। और 5-10 लोग को तो जानते ही होगा ना अपने क्लास में, उसको शेयर जरूर करना है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।